एक महिला दरोगा रात को सोई तो थी, लेकिन जब वह सुबह उठती है अजीब महसूस करती है। जब वह अपने बदन पर हाथ फेरती है तो पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह पूरी तरह से निर्वस्त्र अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। जब उसकी नजर साइड में चल रहे टीवी पर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि टीवी पर उसी का वीडियो चल रहा था जिसमें वह पूरी तरह बिना कपड़ों के किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बना रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है। जब वह महिला दरोगा उस व्यक्ति को देखती है तो शॉक रह जाती है। दोस्तों, आखिर कौन था वह व्यक्ति और क्या हुआ था उस महिला दरोगा के साथ? एक दिल दहला देने वाली, मन को झकझोर देने वाली कहानी लेकर मैं हाजिर हूँ। कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। दोस्तों, लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला दरोगा जिसका नाम था सुनीता उपाध्याय। वह 2 साल से नौकरी कर रही थी। परिवार में उसका पति और एक 7 साल का बेटा था। पति सरकारी नौकरी में ग्राम सेवक के पद पर तैनात था और उसकी नौकरी लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर थी। इसीलिए वह अपने बेटे के साथ वही रहता था और सुनीता पुलिस मुख्यालय लखनऊ में रहती थी, जहां उसे एक क्वार्टर अलॉट किया गया था। बात थी 20 जनवरी 2016 की, जब पुलिस स्टेशन में वायरलेस पर हुड़दंग की खबर आती है। पुलिस दल तुरंत रवाना होता है, जिसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल होती है। वहां पहुंचने पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि लाठीचार्ज करना पड़ता है। इसी लाठीचार्ज के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं और इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो जाती है। मामला मीडिया में आते ही बड़ा हो जाता है और जो पुलिस वाले वहां ड्यूटी पर थे उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल थी। लाइन हाजिर होने के बाद सभी पर इंक्वायरी बैठाई जाती है। सुनीता उपाध्याय बहुत डर जाती है। उसे अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है। उसी की मदद के लिए वह अपने थाना इंचार्ज कुलदीप यादव के पास जाती है। कुलदीप यादव उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसकी नौकरी सुरक्षित रखेगा। तारीख थी 3 फरवरी 2016। उस शाम कुलदीप यादव सुनीता को फोन करता है और कहता है उसके केस के सिलसिले में उसे कुछ चर्चा करनी है। वह उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता है। सुनीता तुरंत राजी हो जाती है और आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाती है। जब वह कुलदीप यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती, अंदर से आवाज आती है, खुला है, अंदर आ जाओ। सुनीता अंदर जाती है और देखती है कि कुलदीप यादव ड्राइंग रूम में बैठकर शराब पी रहा होता है। मेज पर शराब की बोतल और 2 ग्लास रखे हुए थे। यह देखकर सुनीता थोड़ा असहज हो जाती है, लेकिन कुलदीप उसे कहता है कि यहाँ कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। वह उसे फ्रैंक होकर बैठने के लिए कहता है। सुनीता सोफे पर बैठ जाती है और पूछती है कि कैसे बुलाना हुआ। कुलदीप कहता है कि उसने ऊपर बात कर ली है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। सुनीता उसे धन्यवाद कहती है। इसी दौरान कुलदीप उसके लिए भी ग्लास में शराब डालकर उसे देने की पेशकश करता है। सुनीता संकोच करती है, लेकिन कुलदीप उस पर जोर डालता है। पुलिस महकमे में लगभग 80% लोग शराब का सेवन करते हैं। यह जानकर सुनीता मजबूर हो जाती है और शराब पीने के लिए तैयार हो जाती है। बैग लेते हुए सुनीता और कुलदीप के बीच बातचीत होती है। कुलदीप उससे फ्रैंक होने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसके परिवार में कौन कौन है और वे क्या करते हैं। सुनीता बताती है कि उसका परिवार लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर रहता है। कुलदीप भी बताता है कि उसका परिवार कानपुर में रहता है और वह यहाँ अकेले ही रहता है। इस प्रकार बातचीत का दौर शुरू होता है। अब सुनीता 3 पैक शराब पी चुकी थी और नशे में आ चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कुलदीप अपनी जगह से उठता है और सुनीता के करीब जाकर बैठ जाता है। सुनीता थोड़ा सा संकुचा जाती है। कुलदीप उसके कंधों पर हाथ रखता है और सहलाने लगता है। सुनीता को कुछ समझ नहीं आता कि वह कैसे मना करे, क्योंकि वह मजबूरी में फंसी हुई थी और शराब का नशा भी चढ़ा हुआ था। पति से दूर रहने के कारण सुनीता के कदम हल्के हल्के बहकने लगे। फिर भी वह कुलदीप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप उस पर प्रेशर डालता चले जाता है। कुलदीप उसे समझाता है कि यहाँ उनके अलावा कोई नहीं है और यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। धीरे धीरे सुनीता भी उसकी बातों में आ जाती है। एक एक कर पैक चलते हैं और फिर कुलदीप यादव सुनीता को लेकर अपने बेडरूम में चले जाता है। वहां उसे निर्वस्त्र कर खुद भी निर्वस्त्र हो जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। सुनीता इस समय पूरे नशे में थी
और बेहोशी में कुलदीप का साथ दे रही थी। पूरी रात यह सिलसिला चलता रहता है और दोनों कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब सुनीता की आंखें खुलती है तो वह अपने आप को निर्वस्त्र अवस्था में बेड पर पाती है। उसे खुद पर पछतावा होता है कि उसने यह क्या कर डाला। अगर वह होश में होती तो कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन असली झटका तो उसको तब लगता है जब वह दीवार पर लगे टीवी में अपनी ही वीडियो देखती है। वीडियो में वह खुद नजर आ रही थी। कुलदीप यादव उसके साथ संबंध बना रहा था। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। तभी दरवाजा खुलता है और कुलदीप अंदर आता है और सुनीता उसे आश्चर्यचकित नजरों से देखती है। कुलदीप मुस्कुराता है। सुनीता पूछती है, सर यह सब क्या है? एक तो आपने मेरे साथ इतना गलत किया, जब मैं होश में नहीं थी तब आपने मेरा फायदा उठा लिया और ऊपर से आपने मेरा वीडियो भी बना लिया और उसके ऊपर से आप टीवी पर चला रहे हैं। कुलदीप कहता है, जस्ट कूल यार, टेंशन ना लो। यह वीडियो तो मैंने इसलिए बनाया था ताकि जब मन करे देख सकूं और एंजॉय कर सकूं। सुनीता को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार कुलदीप उसका बॉस जो था, उसकी नौकरी भी खतरे में थी। उसका वीडियो कुलदीप के फोन में था। सुनीता वहां से निकल जाती है। इस सिलसिले की शुरुआत के बाद कुलदीप यादव लगातार सुनीता का शोषण करने लगा। वह बार बार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता और ना चाहते हुए भी सुनीता को मजबूरन आना पड़ता। अब महीने में करीब 20 दिन सुनीता अपनी रातें कुलदीप यादव के क्वार्टर पर बिताने लगी। कुलदीप उसका जमकर शोषण कर रहा था। एक दिन जब सुनीता कुलदीप की बाहों में होती है और वह उसके साथ संबंध बना रहा होता है तो वह सुनीता से कहता है, सुनीता मैंने तुम्हारे बारे में ऊपर के अधिकारियों से बात कर ली है। वह तुम्हारी फाइल क्लियर करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त रखी है। अगर तुम वह शर्त पूरी कर दो तो तुम्हारी नौकरी पर खतरा टल जाएगा। सुनीता पूछती है, सिर्फ कितने पैसे देने होंगे? कुलदीप हंसता है और कहता है, तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत है सुनीता? तुम्हारे पास तो ऐसा अनमोल खजाना है कि लोग तुम्हें खुद पैसे देंगे। तुम्हें वही करना है उन साहब के साथ जो हम दोनों अभी कर रहे हैं। बस एक बार उन्हें खुश कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनीता चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी कुलदीप साहब। कुलदीप कहता है, ज्यादा नाटक मत कर तू जैसी को ठीक करना तो मुझे आता है। चुपचाप कल शाम को 8 बजे साहब के बंगले पर पहुंच जाना। अगर नहीं गई तो परसों तेरा सस्पेंशन लेटर तेरी टेबल पर होगा। मजबूरी में सुनीता को अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के बिस्तर में बितानी पड़ती है। अब यह सिलसिला शुरू हो गया था, कभी इस अधिकारी के साथ तो कभी उस अधिकारी के साथ। कुलदीप यादव ने सुनीता को 4 से 5 अधिकारियों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। इसके बावजूद एक दिन सुनीता का सस्पेंशन लेटर उसकी टेबल पर था। सुनीता को इस बात का गहरा धक्का लगता है। सुनीता गुस्से से कुलदीप के कैबिन में पहुंचती है और सस्पेंशन लेटर उसकी टेबल पर फेंक चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर थाने के लोग चौंक जाते हैं और कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। सुनीता जोर जोर से चिल्लाकर कुलदीप से कहती है, तुमने मेरा शोषण किया, मेरे साथ गलत किया और अब मैं सस्पेंड हो गई। मैं डीजीपी साहब के पास जाकर तुम्हारी और उन अधिकारियों की शिकायत करूंगी। कुलदीप भी गुस्से में कहता है, जा तुझे जो करना है कर ले, तेरे पास सबूत क्या है? उल्टा मेरे पास तेरे खिलाफ सबूत है। याद है ना वो वीडियो? सुनीता गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से निकल जाती। थाने में सबको अब पता चल जाता है कि सुनीता और कुलदीप के बीच कुछ गलत चल रहा है। सस्पेंशन के बाद सुनीता अपने पति के गांव चली जाती है। 2 दिन बाद कुलदीप यादव भी छुट्टी लेकर अपने गांव चले जाता है। सुनीता को गए हुए 5 दिन ही हुए थे कि एक व्यक्ति थाने में आकर सुनीता के बारे में पूछताछ करता है। वह सिपाही से पूछता है कि सुनीता जी कहाँ है? सिपाही आश्चर्य से पूछता है, आप कौन है? वह व्यक्ति कहता है, मैं उसका पति अजय उपाध्याय हूँ। सुनीता से 4 दिन से मेरी बात नहीं हो पा रही। सिपाही चौंक जाता है और बताता है कि सुनीता मैडम सस्पेंड हो चुकी है और 4 दिन पहले ही वह यहाँ से यह कहकर गई थी कि वह अपने गांव अपने पति के पास जा रही हैं। अजय कहता है कि वह उसके पास नहीं आई और उसका फोन भी बंद है। मामला चिंताजनक था। अजय उपाध्याय थाने के इंचार्ज सुरेंद्र कुलकर्णी से मिलता है और वह अपनी बात बताता है। सुरेंद्र कुलकर्णी उसे एफआईआर दर्ज कराने की सलाह देते हैं। पुलिस सुनीता का फोन सर्विलांस पर डालती है। उसका आखिरी लोकेशन कानपुर देहात में मिलता है। वहां पहुंचकर
पुलिस को कुछ नहीं मिलता। 2 दिन बाद एक सरोवर से पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है। अजय उसे पहचान लेता है, वह सुनीता उपाध्याय ही थी। अब सवाल यह था कि सुनीता वहां कैसे पहुंची। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल्स डिटेल निकाले जाते हैं। उसके फोन पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था जो कानपुर देहात में था। पुलिस पीसीओ पर पहुंचती है लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिलता। अजय परेशान था कि उसकी पत्नी वहां कैसे पहुंच गई और उसने आत्महत्या क्यों की। पुलिस इस केस को आत्महत्या के एंगल से देख रही थी। अजय बार बार थाने आता था। एक दिन उसकी यह दशा देखकर एक महिला सिपाही उससे कहती है कि मुझे आपको कुछ जरूरी बताना है। बाहर ले जाकर वह कहती है कि उसे शक है कि सुनीता की हत्या हुई है। यह सुनकर अजय चौंक जाता है और कहता है, यह आप क्या कह रही हैं? तब वह महिला सिपाही पूरा वाकया बताती है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में घटित हुआ था। जब सुनीता कुलदीप यादव के चैम्बर में गई थी, वहां दोनों के बीच बहस और लड़ाई हुई थी। अजय की दिमाग की घंटी बजने लगती है और वह सोचता है जरूर सुनीता के साथ कुछ गलत हुआ है और इसमें कुलदीप यादव का हाथ है। अजय थाने में कुलदीप यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराना चाहता है कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और हत्या के पीछे कुलदीप यादव का हाथ है। कुलदीप यादव एक थानेदार था और उसका प्रभाव और ऊपर तक पकड़ थी, इसलिए पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी कर रही थी। जब थाने से कोई मदद नहीं मिली तो अजय खुद भी एक सरकारी कर्मचारी था और कानूनी दावपेच जानता था। अब अजय मीडिया में जाता है। मीडिया में मामला जाते ही वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस बात पर जाता है और तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकालती है और सुनीता के फोन पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था। उस पीसीओ के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है और फुटेज में कुलदीप यादव साफ नजर आता है जो वहां से फोन कर रहा था। टाइमिंग भी मिल जाती है और वह यही समय था जब सुनीता के फोन पर आखिरी कॉल आया था। पुलिस की शक की सुई पूरी तरह से कुलदीप यादव पर घूम जाती है। कुलदीप यादव छुट्टी पर अपने गांव में था। पुलिस का एक दल उसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना होता है और उसे गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है। पूछताछ के दौरान कुलदीप यादव पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है लेकिन अंत में वह टूट जाता है और सच्चाई बताता है। कुलदीप यादव बताता है कि सुनीता ने उसे फोन कर बताया था कि वह प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सुनीता ने यह कहा था कि अगर उसकी नौकरी वापस नहीं मिली तो वह कुलदीप और अन्य 4 अधिकारियों को फंसा देगी। यह सुनकर कुलदीप सख्ते में आ गया और सुनीता से प्यार से बात करने लगा। कुलदीप ने सुनीता को विश्वास दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और उसे कानपुर देहात के एक इलाके में बुलाया। उसने सुनीता को पीसीओ से फोन किया ताकि उसका नंबर ना दिखे। वहां पहुंचकर कुलदीप ने सुनीता को कार में बैठाया और सरोवर के किनारे ले गया। वहां बहस के दौरान कुलदीप ने सुनीता का गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को सरोवर में फेंक दिया। कुलदीप यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है और उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। कुलदीप यादव को जेल भेज दिया जाता है लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। सुनीता को अभी तक न्याय नहीं मिला। हम न्यायालय से यही गुजारिश करेंगे कि सुनीता को जल्द से जल्द न्याय मिले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।